वेलकम टू माहौल कंपटीशन यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी क्लास है वो थोड़ी स्पेशल है। हमने अब तक जो है मैथ की, रीजनिंग की और कुछ एक इंग्लिश की क्लासेस देखी हैं। आज हमारे जीएस की फर्स्ट क्लास है। जीएस की फर्स्ट क्लास हम पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं। हमारे कंट्री की जो पॉलिटिकल साइंस शुरू होती है वो शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, यानी कि जब इतिहास जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था, यानी अंग्रेज जो है जाने वाले थे और हमें जो है अपने संविधान की ज़रूरत थी। तो आज हम इस क्लास में वो सारी चीज़ें सीखेंगे कि कहाँ से जो है चर्चा शुरू हुई हमारे संविधान की, हमें ज़रूरत कैसे पड़ी, किसने इसकी जो है शुरुआत करी, कौन कौन लोग जो थे इसमें सहभागी थे और कैसे सारी प्रक्रिया जो है हुई और अंग्रेज़ों ने किस तरह से इसमें, अंग्रेज़ों का क्या योगदान रहा, हमारे देश के कौन कौन से लोग थे जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा संविधान में, संविधान का फॉर्मेट क्या था, किसने लिखा, कौन सी कमिटीज़ थी, वो सारा कुछ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं हिंदी में? संविधान सभा, है ना। हिंदी वालों के लिए ये क्या है? संविधान सभा है। ठीक है, अब समझो, तो हम पहले इसके थोड़े से बैकग्राउंड की चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने प्रॉमिस किया था कि आप हमें क्या करिए, वर्ल्ड वॉर में जो है मदद करिए और हम आपको क्या करेंगे, आज़ाद कर देंगे। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए, वो जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री एक बुक के हिसाब से चलते हैं, एक रूल बुक के हिसाब से चलते हैं। उसी रूल बुक को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो भारत चूंकि पहले क्या था, प्रिंसली स्टेट्स का एक क्या था, कलेक्शन था। बहुत सारे जो है राजा महाराजा के साम्राज्य थे और उनको मिला के क्या बनता था, भारत बनता था। तो सबके अपने अपने नियम कानून थे। मान लो बंगाल के लोगों के, बंगाल जो प्रोविंस था उसके अलग नियम कानून थे, जो मद्रास प्रोविंस था उसके अलग नियम कानून थे, और जो बम्बई, उस टाइम बम्बई कहा जाता था, उसके अलग नियम कानून थे। तो जब एक देश की बात आई तो उसमें हुआ कि अब जो है हमें अपने संविधान की क्या है, ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। सबसे पहले जो है ये शब्द कि हमें जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, ये चर्चा करी थी एम.एन. रॉय जी ने। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, मैं नोट भी करवा दूंगा, अभी आप सिर्फ सुनिए। तो सबसे पहले जो है इस चीज़ की चर्चा कि हमें क्या है, अपने इस ये जो टर्म है कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमें इसकी ज़रूरत है, ये हमारे देश में सबसे पहले किन्होंने कहा था? एम.एन. रॉय जी ने कहा था। कब कहा था? 1934 में कहा था। बाद में क्या हुआ, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, उस टाइम भारत की क्या थी, प्रमुख पार्टी थी, दो उस टाइम पार्टियां हो चुकी थी, रेफरेंस के लिए आप रखेंगे, और उसी से आपको जो है पाकिस्तान का भी कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। उस टाइम दो ग्रुप थे, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और दूसरा कौन सा था? मुस्लिम लीग था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 1935 में, 34 में एम.एन. रॉय जी ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्या है, एक ज़रूरत है। और 1935 में ऑफिशियली कांग्रेस ने इसका डिमांड कर दिया। किससे? अंग्रेजों से। ध्यान से समझते जाएंगे, एक कहानी की तरह चलेगा, आप लोग सारा कुछ समझ जाएंगे। तो दो टाइमलाइन आ गए हमारे पास, टाइमलाइन को अच्छे से समझते जाएंगे, सारा कुछ हमें क्लियर रहेगा। तो सबसे पहली चीज निकल के आई कि 1934 इसमें इंपॉर्टेंट हुआ, और फिर आया 1935। ध्यान से सब कुछ समझते हुए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। ठीक है, तो अभी तक कितनी चीज़ें हो गई? एक कि 1934 में फर्स्ट टाइम कॉइन हुआ, किन्होंने किया? एम.एन. रॉय ने किया। 1935 में ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए अगर हम आज़ाद होने वाले हैं। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि हमारा संविधान जो है विदाउट किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के, मतलब बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारत क्या करेगा, खुद बनाएगा। उसके बाद 1940 में क्या आया, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपकी डिमांड जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको वाजिब मानते हैं, उसको जो है आपका हक मानते हैं,
और 1940 में जो ये काम हुआ इसको क्या बोला गया, अगस्त ऑफर बोला गया। ठीक है, हो सकता है अगस्त में एक्सेप्ट हुआ होगा इसलिए अगस्त ऑफर बोला गया। अगला जो इस टाइमलाइन में जो नेक्स्ट घटना है वो क्या है कि 1942 में, याद रखेंगे 1942 में जो है सर स्टैफर्ड क्रिप्स, नाम याद रखेंगे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है ब्रिटेन की तरफ से आए इंडिया, और उन्होंने क्या प्रपोजल दिया कि आप जो है वर्ल्ड वॉर के बाद क्या करिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए। तो ये जो है इसको कह सकते हैं क्रिप्स मिशन भी कहते हैं कई बार। नाम याद रखेंगे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये कब आए थे, 1942 में आए थे, 1942 सर स्टैफर्ड क्रिप्स came to India with proposal of doing it आफ्टर वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या पता चल गया, ये सारी टाइमलाइंस हैं। टर्म कॉइन हुआ, ऑफिशियली कांग्रेस ने डिमांड किया, हमने बोला कि जो है हम जो है खुद बनाएंगे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, और उन्होंने, ब्रिटेन ने माना कि क्या आप जो है खुद बना लीजिए, उसको अगस्त ऑफर बोला गया। और 42 में ऑफिशियली जो है क्रिप्स जो है सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो आए इंडिया, और उन्होंने इंडिया को क्या बोला कि हम जो है क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे जरूर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, इसके बाद जो अगली चीज हुई क्या हुई कि ये सब कांग्रेस की चल रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सारी बातें कर रही थी, मुस्लिम लीग के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने सोचा कि जो है अगर ये संविधान बनाने में इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ रहा तो हमारी जो डिमांड्स हैं, जो कि 2 ऑटोनोमस देश होने चाहिए, 2 स्वायत्त अलग अलग देश होने चाहिए, वो क्या हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगी पूरी। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, बाइकआउट कर दिया, और उन्होंने बोला कि नहीं हम इसको जो है नहीं मानते हैं। तो अभी तक ये ध्यान रखना है, 34 से 42 तक का टाइमलाइन हमने देख लिया, और मुस्लिम लीग ने क्या किया, ड्रामा शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब जो है हम देखेंगे कि कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूंट, बोला था हमने कि क्या होना है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है हम क्या करेंगे, वोटिंग के उससे तय करेंगे, और कौन करेगा, एडल्ट फ्रेंचाइज तय करेगा। तो अभी समझते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है बना, उसमें जो है कौन लोग कहाँ से आए, किस तरह से आए, वो समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि संविधान सभा बना कैसे, उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्या हुआ, जो है 1946, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका जो है फॉर्मेशन हुआ नवंबर 1946 में। किसके तहत हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ, याद रखेंगे। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ, बिल्कुल बारीकी से समझते जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो फॉर्मेशन हो रहा है इसका 1946 में, फॉर्म्ड, और फॉर्म्ड क्या, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। बहुत ध्यान से समझते जाएंगे, किसके अंडर फॉर्म हो रहा है, कैबिनेट मिशन प्लान के। तो हमारी फॉर्मेशन जो है क्या हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरू हो गई है। इसमें सीट्स टोटल कितनी थी ये याद रखना है आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल सीट्स जो डिसाइड हुई वो कितनी डिसाइड हुई, 389 डिसाइड हुई, याद रहेगी बिल्कुल। तो टोटल सीट्स डिसाइड जो हुई वो कितनी हुई, 389। बहुत ध्यान से देखते हुए जाएंगे। अब इस 389 में जो है उस टाइम क्या थे, बहुत सारे जो है एक इंडिया था जो बिल्कुल गवर्नर जनरल होते थे, जो गवर्नर होते थे ब्रिटेन, जिसपे पूरी तरह से ब्रिटेन का अधिकार था, है ना। तो कुछ भारत वो था, और कुछ भारत वो था जिसपे अभी भी जो है राजाओं का शासन था, भले मतलब वो अंग्रेज के अंदर आते थे, लेकिन राजाओं की भी अपनी एक क्या थी, शक्ति थी, उनका नियम था, उनका कानून था। वो कुछ जो है टैक्स दे रहे थे अंग्रेजों को, और उसके बदले में जो है अंग्रेजों ने उन्हें कह रखा था कि आप वहाँ के राजा हैं। तो इस 389 जो सीट्स थी टोटल किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें से क्या डिसाइड हुआ कि जो 296 सीट्स हैं, कितने कह रहा हूँ, 296 सीट्स हैं, वो किसको दी जाएंगी, जो ब्रिटिश इंडिया है, जो लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया था, उसको दिया जाएगा, और उसमें से घटा लीजिए जो बचा
93 सीट्स। तो 296 हमारा किसको जाएगा, ब्रिटिश इंडिया को जाएगा, और 96 किसको जाएगा, प्रिंसली स्टेट्स को जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इसमें से जो है दो हिस्से हुए, इसमें से क्या हुए, दो हिस्से हुए। पहला जो ब्रिटिश इंडिया को गया, पहला किसको गया, ब्रिटिश इंडिया को गया, वो था 296। इसमें से 93 सीट्स जो हैं ये किसको गए, प्रिंसली स्टेट्स को गए। किसको गए, प्रिंसली स्टेट्स को गए। ये कितनी सीट्स हैं, स्टेट्स को गए, ये कितने थे, 93। जोड़िएगा आपको 389 मिल जाएगा। तो कितनी चीज़ें समझ गए। 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया और डिसाइड हुआ कि कितनी सीट्स देनी है हमको, 389 सीट्स देनी है। और उसमें ब्रिटिश इंडिया जो था उसको 296 सीट्स मिली और प्रिंसली स्टेट्स को क्या मिली, 93 सीट्स मिली। अब इस 296 जो ब्रिटिश इंडिया की सीट्स थी, इसमें से डिसाइड हुआ कि बहुत बड़ा हिस्सा जो था जो ब्रिटिश के द्वारा रूल था, वो मेजरली गवर्नर के ही द्वारा जो है क्या किया जाता था, गवर्नर जनरल के द्वारा ही रूल किया जाता था। एक बहुत छोटा सा हिस्सा था जिसको क्या था, कमिश्नर डील करते थे। तो इस 296 में से फिर क्या डिसाइड हुआ कि 292 सीट्स जो है, क्या कह रहा हूँ, 292 सीट्स जो है गवर्नर रूल जगह से आए थे, जो कौन रूल कर रहे थे, गवर्नर रूल, और 4 सीट्स दी गई किसको, कमिश्नर रूल को। तो जो भी जगह थे जिन पे क्या था, गवर्नर का रूल था, वो बहुत ज़्यादा थे, तो 226 में 292 उनको दिया गया। और 4 जो हैं, जैसे अभी अभी है ना स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, उसी तरह से उस टाइम भी था। तो जो अभी अभी के तरह आप स्टेट्स मानिए जो बहुत ज़्यादा है हिस्सा में, तो उस तरह से वहाँ पे गवर्नर रूल थे। और कुछ बहुत छोटे छोटे से जगह थे जहाँ पे क्या है, जो मान लीजिए मुख्य धारा से कटे हुए जगह हैं या जहाँ एक्सेसिबिलिटी कम है, तो वहाँ कुछ जो है कमिश्नर्स अपॉइंटेड थे। तो वो उन जगहों को 4 सीट दी गई और 292 सीट्स किनको दिए गए, इस 296 में से गवर्नर रूल्ड प्लेसेस को दिए गए। ठीक है। अब एक खास बात जो यहाँ समझने लायक है, आपको ध्यान रखना है कि ये सीट्स ऐसे ही हवा में नहीं दी गई थी। जो लोग थे, जो मतलब इसके पीछे के जो लोग थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जिसका जितना क्या है पॉपुलेशन में हिस्सेदारी है ना, जिनकी जितनी पॉपुलेशन में हिस्सेदारी है, उसके हिसाब से उनको उतनी सीट दी गई थी। और लगभग लगभग जो है 1 मिलियन माने 10 लाख, तो 10 लाख लोगों पे कितनी सीट अलॉट की गई थी, 1 लाख लगभग सीट, 10 लाख सीट लोगों पे जो है एक सीट अलॉट की गई थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आपको कहीं जो है आ जाता है तो आप इसको जो है याद रखेंगे। तो सीट्स वेर अलॉटेड, 1 सीट was allotted, 1 सीट was allotted पर मिलियन, पर क्या, मिलियन यानी कि 10 लाख। ठीक है, ध्यान रहेगा, इतना समझ रहे हैं हम। ठीक। अच्छा, केवल ये नहीं था कि पॉपुलेशन के हिसाब से, इसमें फिर ये भी ध्यान रखा गया था कि जो भी मेजर क्या है हिस्सा है पॉपुलेशन का, जैसे क्या थे, मुस्लिम थे, सिख थे, और एक क्या थे, हिंदू थे मेजर। तो उसमें 3 कैटेगरी बनाया गया। एक मुस्लिम कैटेगरी, उसकी भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से देखी गई कि उतना उनका हिस्सा होना चाहिए। सिख कैटेगरी का भी ध्यान रखा गया कि सिख जो है टोटल पॉपुलेशन के इतने भाग के हैं, तो इतनी टोटल सीट्स में से भी उनका उतना % होना चाहिए। और जो बचे उनको जनरल कैटेगरी कहा गया, जिसमें मोस्टली क्या थे, हिंदूज थे। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज डिसाइड हुई। तो ये भी आप लिख सकते हैं 3 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज आ गई थी, 3 कैटेगरीज। हिंदू कैटेगरी कोई नहीं थी, मुस्लिम थी, सिख थी, और क्या था, जनरल कैटेगरी था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कौन कौन सी कैटेगरी थी, सिख, मुस्लिम्स एंड जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में मोस्टली क्या थे, हिंदू लोग थे। ठीक है, चलिए। तो अब क्या हुआ, इन कैटेगरीज को दिया गया कि आप आपस में क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। याद रखेंगे, हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती है, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे तय हुए थे मेंबर जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब कि आपस में, जैसे मान लीजिए मेरा घर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 5 लोग जो है आपस में वोटिंग करेंगे और तय करेंगे हमारे घर से कौन वोट करेगा। और मान लीजिए हमने अपने दादाजी को, तो हमारे दादाजी के पास हमारा वोट क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का ये मतलब है कि हर जगह से जो है, जैसे क्या होता है हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफरेबल वोट का जरिया है। हम डायरेक्टली वोट तो करते नहीं हैं। तो हमने ये समझ लिया कि इलेक्शन के लिए सारा फॉर्मेट बना दिया गया कि टोटल जो है 296 सीट्स क्या हैं,
जो ब्रिटिश रूल्ड स्टेट्स हैं उनके लिए दिया गया ब्रिटिश इंडिया के लिए, और 93 सीट्स किन के लिए दिए गए, प्रिंसली स्टेट्स के लिए दिए गए। और उसमें क्या है, वो जो ब्रिटिश इंडिया के लोग हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट होंगे, और जो प्रिंसली स्टेट्स में है वो क्या होंगे, नॉमिनेट होंगे। इतना समझ में आ गया। और ये भी कहा गया कि जो इलेक्शन होंगे वो किस तरह से होंगे, बहुत क्लियर होंगे और उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि हर जो कैटेगरी है, जो हिंदू कैटेगरी है, जो मुस्लिम कैटेगरी है, हिंदू कैटेगरी को अलग जनरल कैटेगरी में रखा गया, और जो सिख कैटेगरी थे और जो मुस्लिम कैटेगरी थे उनको क्या किया, अलग रखा गया। सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन की एश्योरिटी दी गई, और बोला गया कि जो भी हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई है, सबका इक्वल ध्यान रखा जाएगा। तो बात ये हुई कि अब इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। इलेक्शन जो है वो कब हुआ, वो हुए जुलाई 1946 में। अब जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इलेक्शन हुए तो दल बिल्कुल जो है धूमधाम से जीत के कौन आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस आई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उस इलेक्शन में बहुत जो है 208 सीटें लेके आई है ना, बहुत भयानक जीत हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी मुस्लिम लीग थी, उनको कितने सीटें मिले, 73 सीटें मिली, और 15 कुछ इंडिपेंडेंट सीट हुए। तो इलेक्शन के जो रिजल्ट थे उसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये किसको मिली सीट, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली, जो विनर थे इनको कितने सीटें मिली हैं, 208 मिली हैं। और जो मुस्लिम लीग है, क्या है, मुस्लिम लीग है, उनको मुस्लिम लीग को कितनी मिली हैं, मुस्लिम लीग को मिली है 73। और जो इंडिपेंडेंट कैटेगरी थी, एक कौन सी कैटेगरी थी, इंडिपेंडेंट कैटेगरी थी, इंडिपेंडेंट कैटेगरी थी, इनको कितनी मिली है, 15। बस कहानी की तरह समझते जाओ, सारा कुछ समझ जाओगे। तो अब क्या होता है, अच्छा तुम कहोगे कि भाई यही लोग हैं, प्रिंसली स्टेट्स का क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट्स में क्या हुआ, उनके जो है आपस में कभी बनी ही नहीं, ना पहले बना, जिनके कारण भारत पे आक्रमण हुआ। अगर वो साथ देते तो भारत पे आक्रमण थोड़े ना होता। तो उनमें क्या थी, फिर से एकता नहीं हो पाई, और इस तरह से उन्होंने मेजोरिटी ना होने के कारण उन्होंने क्या किया, बोला कि हम क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। किसका बॉयकॉट, मतलब क्या, हम उन्होंने छोड़ ही दिया बॉयकॉट, वो क्या करेंगे, उनके बस का ही नहीं हुआ, किसके कारण, यूनिटी ना होने के कारण। तो अब हमारे पास ये आ गया कि 208 सीटें जो हैं कांग्रेस के पास है, 73 सीटें मुस्लिम लीग के पास है, 15 सीटें किसके पास, इंडिपेंडेंट छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनके पास। मुस्लिम लीग ने क्या किया, यहाँ भी नाटक किया और रो दिए, बोले कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। और वो क्या हो गए, बाहर हो गए, किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। सब के सब 73 के 73 लोग क्या हो गए, अपने पाकिस्तान देश के मांग करते हुए क्या हो गए, निकल लिए वहाँ से। और प्रिंसली स्टेट्स ने मैंने बताया है कि वो लोग कहाँ चले गए, उनमें मेजॉरिटी नहीं होने के कारण उनका कुछ बन नहीं पाया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, इस इलेक्शन से महात्मा गांधी और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों गायब रहते। इन्होंने कहा कि हमारा जो ओहदा है, हमारा जो स्टेचर है, वो क्या है, इन इलेक्शन से काफ़ी बड़ा है, और हम एक मार्गदर्शक के रूप में है ना, जैसे अभी अडवाणी जी हैं मार्गदर्शक मंडल में है। तो उन्होंने बोला कि हम क्या रहेंगे, मार्गदर्शक रहेंगे। गांधी जी किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। तो उन्होंने इस इलेक्शन में पार्ट नहीं लिया। और अभी फाइनल कंडीशन यहाँ पे ये है कि 208 सीट कांग्रेस वाले जो है वो केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है, मोहम्मद मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर चुका है। प्रिंसली स्टेट्स में मेजॉरिटी नहीं होने के कारण जो है वो जो है नहीं है वहाँ पे। और क्या आ गया है कि इंडिपेंडेंट कुछ लोग हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, पहली मीटिंग होती है। तो ये देखो मीटिंग्स के बारे में मैं लिख रहा हूँ एकदम डायग्राम बना के, फ्लो चार्ट बना के, और तुम जो है इसी तरह से इसको याद रखोगे, ठीक है। तो मीटिंग जो हुई, सबसे पहली मीटिंग होती है, कौन सी होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है कब, 9 दिसंबर को, है ना, दिसंबर 9 1946 को ये पहली मीटिंग होती है। और इस मीटिंग की इम्पोर्टेंट बातें जो हैं उसको ध्यान रखेंगे हम। इस मीटिंग में क्या हुआ, इंटरिम प्रेसिडेंट चुने गए। कौन चुने गए, इंटरिम, इंटरिम प्रेसिडेंट को तुम टेम्पररी प्रेसिडेंट भी कह सकते हो। टेम्पररी प्रेसिडेंट चुने गए कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन चुने गए, सच्चिदानंद सिन्हा। और जो है फिर जो है इसमें, अच्छा टोटल जो इस मीटिंग में लोगों ने भाग लिया था वो कितने लोग थे, 211 लोग थे। कितने लोग थे, 211 लोग थे। 208 कांग्रेस के थे, कुछ अलग अलग और लोग थे। फिर क्या होता है, दूसरी मीटिंग होती है। अब चूंकि इंटरिम प्रेसिडेंट थे, ये परमानेंट प्रेसिडेंट थे नहीं। और इंटरिम प्रेसिडेंट इनको क्यों बनाया गया था, तो क्योंकि ये सबसे बूढ़े थे, इनकी उम्र जो थी सबसे ज़्यादा थी। तो जो है
वो इसको बोला जाता है, जब भी तुम इंटरिम प्रेसिडेंट चुनते हो या किसी बड़े को बना देते हो तत्कालीन, तो उसको बोलते हैं फ्रेंच प्रैक्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच प्रैक्टिस बोलते हैं कि जब तक हम एक फाइनल चुन नहीं लेते तब तक एक किसी को वृद्ध को चुन के बना देते हैं। तो अगली मीटिंग होती है ये दूसरी मीटिंग है। दूसरी मीटिंग होती है 2 दिन बाद, दिसंबर 11, 1946, और इसमें जो है फाइनल प्रेसिडेंट हमारे बनते हैं। फाइनल प्रेसिडेंट हमारे कौन बनते हैं? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोनों। फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 9, 1946 और दूसरी मीटिंग दिसंबर 11, 1946। इसमें प्रेसिडेंट चुने गए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और केवल प्रेसिडेंट ही नहीं चुने गए थे, एक एडवाइजर भी चुने गए थे। क्या चुने गए थे? एडवाइजर चुने गए थे। एडवाइजर कौन चुने गए थे? डॉक्टर BN राव। एडवाइजर कौन चुने गए? एडवाइजर चुने गए थे BN राव, डॉक्टर नहीं थे, सॉरी। ठीक है, तो ये 2 मीटिंग्स हो गई। अगली मीटिंग हमारी होती है कब? दिसंबर 13, 2 दिन बाद फिर अगली मीटिंग होती है हमारी दिसंबर 13, 1946। इस मीटिंग की इंपॉर्टेंट बात समझो। तो जब भी ये जो देखो स्ट्रक्चर जो था इसका किस तरह से था, यही आगे चल के हमारा पार्लियामेंट बना है ना। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, बाद में यही क्या हो गया? पार्लियामेंट हो गया हमारा, इसी तरह का कुछ। तो पार्लियामेंट में जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात कहनी होती है, क्या कह रहा हूँ? पार्लियामेंट में जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात कहनी होती है तो कौन कहता है? कोई मंत्री कहता है, कोई नेता कहता है, कोई रिजोल्यूशन कौन लाते हैं? कोई या तो प्रधानमंत्री लाते हैं या कौन लाते हैं? गृह मंत्री लाते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड हो तो फाइनेंस मिनिस्टर लाते हैं। तो दिसंबर 13, 1946 के उस वक्त के कांग्रेस के जो सबसे प्रमुख चेहरे थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या लाया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया। ध्यान रखेंगे इसका, क्या लाया उन्होंने? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये लेके आए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है क्या। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो थी, इसमें इन्होंने प्रमुख बातें करी कि हम करेंगे क्या, आखिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाई गई है और इसमें हम क्या करने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्या कहा? कि हम जो है जो ब्रिटिश इंडिया है उसको धीरे धीरे किस में करेंगे? इंडिपेंडेंट इंडिया में करेंगे, और जो ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं इनको बदल के जो है किस में करेंगे? एक बड़े से देश में बनाएंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ कही उन्होंने। दूसरा क्या कहा? कि यहाँ के लोगों को हम क्या देंगे? इक्वालिटी देंगे। क्योंकि पहले क्या थे? राजा थे, मंत्री थे, सामंत थे, दरबारी थे, और फिर कहीं जनता आती थी जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि हम इनको क्या देंगे? समानता देंगे, अधिकार देंगे, आज़ादी देंगे। वो सारा कुछ जो आज हमारे पास है, इन्होंने बोला था कि ये चीज़ें देंगे। ठीक है, वो नहीं देंगे अपने घर से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देगी, कॉन्स्टिट्यूशन देगा। ठीक है, और जो है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था यूनानिमसली, क्योंकि अच्छी बात करी थी, कोई क्यों ही विरोध करेगा, तो जो है दिसंबर 22 को, कब? दिसंबर 22 को यूनानिमसली एक्सेप्ट हो गया था। ध्यान रखनी है मीटिंग्स की। पहली मीटिंग दिसंबर 9, 1946, इंटरिम प्रेसिडेंट चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा जी। वृद्ध होने के कारण फ्रेंच इसको प्रैक्टिस कहते हैं। इस तरीके से क्या हुए? सच्चिदानंद सिन्हा जी इंटरिम प्रेसिडेंट हुए। दिसंबर 11, 1946 राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट चुने गए और एडवाइजर चुने गए BN राव। दिसंबर 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए और 22 दिसंबर 1946 को जो है यूनानिमसली वो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं वर्किंग पे। तो वर्किंग में क्या होता है देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। वर्किंग पे चलते हैं। तो वर्किंग में किसी भी चीज़ की क्या बनाई जाती हैं? कमिटीज बनाई जाती हैं। तो यहाँ भी कमिटीज बनाई गई। तो टोटल जो है 8 मेजर कमिटीज थी। याद रखना है हमारी जो है कितनी मेजर कमिटीज थी? 8 मेजर कमिटीज थी। कमिटी की स्पेलिंग बड़ी तो वो है, हेवी है ना, MI TTE। तो 8 मेजर कमिटीज बनाई गई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कौन सी थी? क्योंकि हम संविधान बना रहे हैं, तो संविधान जो ड्राफ्ट करने की जो कमिटी थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमिटी। और उसको हेड कौन कर रहे थे? उसको हेड कर रहे थे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। याद रहेगा। तो हमारी जो मीटिंग्स हो गई, फिर उसकी वर्किंग शुरू हुई, 8 मेजर कमिटीज बनाई गई और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे भीमराव अंबेडकर, वैसे ही और भी बहुत सारी कमिटीज थी। जैसे एक यूनियन पावर कमेटी थी, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
और जो प्रोविंशनल मतलब जो रियासतें हैं उनको जो एक साथ करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसके हेड कौन थे जिन्होंने हमारे देश को एक साथ किया, एकजुट किया? कौन थे? डॉक्टर सरदार पटेल, है ना। तो अलग अलग कमिटीज़ थी 7-8, मैं जो है डिस्प्ले कर दूंगा इस पर, आप देख लेंगे कि उनके जो हेड कौन थे, है ना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। और एक यूनियन पावर कमेटी भी आप याद रख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के अंदर में था। और जो प्रोविंशियल स्टेट्स के जो एकजुट करने की कमेटी थी उसके हेड कौन थे? सरदार पटेल थे। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ जो और इम्पोर्टेंट कमिटीज हैं उसमें है कि फंडामेंटल राइट्स की कमेटी किसको दी गई थी? JB कृपलानी को दी गई थी, याद रखेंगे, फंडामेंटल राइट्स कमेटी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की कमेटी जो थी, राइट्स की कमेटी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसको हेड कर रहे थे कौन? JB कृपलानी। कौन हेड कर रहे थे? JB कृपलानी। अब जो है हम जानते हैं कि हमारा संविधान जो क्या है, एक तरह का बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, सब लोग कहते ही हैं, तो कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो हमने क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जगह से ले लेके बनाया भाई। कोई भी अच्छी चीज़ करने का यही तरीका है। देखो, अगर तुम्हें खुद समझ नहीं हो तो जिन्होंने अच्छा कर रखा है उनसे उनको कॉपी कर लो, है ना, बजाय इसके कि तुम जो है कुछ रायता फैला दो। तो हम लोगों ने भी यही तय किया कि हम क्या करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है, लोग जो अच्छा डेमोक्रेसी चला रहे हैं उनसे जाके मांग लेंगे कि भैया आप हमें जो है देखने दो, हाँ, कि क्या चल रहा है आपके में, आपका ये बढ़िया लग रहा है देश, हमें भी यही नियम चलाने दो हमारे यहाँ। तो सोर्सेज देखते हैं। तो सोर्सेज में जो सबसे प्रमुख सोर्स था वो हमारा अपना था स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं, क्या था जो स्ट्रक्चर था वो कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। तो याद रखना है, जो हमारा अपना स्ट्रक्चर था वो किससे लिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। ठीक है, फंडामेंटल जो राइट्स आए थे, फंडामेंटल राइट्स आए थे, फंडामेंटल राइट्स ये हमने उठाया अमेरिका से, फंडामेंटल राइट्स उठाया अमेरिका से। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल उठाया हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये हमने ले लिया आयरलैंड से। हमने कहा कि आप हमें दे दीजिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने किससे ले लिया? आयरलैंड से। और जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है, जो हमारा संसद की जो प्रणाली है, ये हमने उठाया, जो हम पे नियम कानून चला रहे थे, हमारे रूलर थे उस टाइम पे, ब्रिटेन से उठा लिया हमने। तो जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है, क्या है जो कैबिनेट सिस्टम है, और जो क्या है लेजिस्लेचर भी है, ये भी हमने किससे ले लिया? ये सारा हमने क्या ले लिया? ब्रिटेन से ले लिया। ठीक है, तो और भी बहुत सारे देश थे, जैसे जर्मनी थे, फ्रांस थे, ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अफ्रीका था, बहुत सारी जगहों से हमने बहुत सारा कुछ लिया। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इतना सफिशिएंट। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सारा तामझाम हुआ, इसकी वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको क्या कहते हैं हम? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या पैच्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बोरोड माने मांगा गया, या पैच्ड मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ ये शर्ट जो है यहाँ से फट जाए तो हम इस पर यहाँ पे क्या लगा देंगे? रफू लगा देंगे या पैच लगा देंगे। तो उसको जो है इस तरह से, हमारा संविधान भी जो है इसी तरह से कुछ भी चेपा गया है कहीं से भी, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या पैच्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन जो लोग बनाने वाले थे उन्होंने ध्यान रखा कि बाहर के भले हमने नियम कानून उठाए हैं, लेकिन जो हमारे देश की दशा है ना, जो कंडीशन है, उसके हिसाब से उन्होंने जो है नियम कानून को थोड़ा एडेप्ट करने की क्या करी? कोशिश करी, उसको जो है एडेप्टिव बनाया नियम कानून को। ठीक है, याद रखें। अब जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें का टाइमलाइन थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे क्या बना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बनने में कितना साल लगा? 2 साल लगे, 11 महीने लगे और 18 दिन लगे, 18 डेज। टोटल जो इसके बनने में सेशंस लगे ना, वो सेशंस कितने लगे? 11 सेशंस लगे। याद रखना है बहुत ध्यान से, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने सेशंस हुए? और टोटल जो हमने संविधान पढ़ा, कितने लोगों का पढ़ा? 60 देशों का संविधान पढ़ा। वेंट थ्रू 60 कॉन्स्टिट्यूशंस। तो हमने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए, 11 सत्र लगाए,
और हमारे संविधान बनाने वालों ने 60 देशों के संविधान पढ़े उस टाइम पे, ठीक है। टोटल जो हमारा एक्सपेंस आया, टोटल खर्चा जो आया उस जमाने में आया था कितना, 64 लाख रुपए का आया था। लोग उस टाइम मुझे लगता है ईमानदार रहे होंगे, कुछ घोटाला नहीं हुआ होगा, नहीं तो करोड़ जरूर पहुंचा देते। आजकल अगर अभी बनाने का हो ना 10 लाख करोड़ पहुंचा देंगे एक संविधान बनाने का खर्चा जो है, बेईमान साले। तो जो दिल पे नहीं लेना। तो जो है टोटल खर्चा आया हमारा संविधान बनाने का कितना आया, 64 लाख आया। तो फाइनली इतने सारे खर्चे के बाद, इतने सारे तामझाम के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो एडॉप्ट हुआ, एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। और इफेक्ट में कब आया ये हम सारे लोग जानते हैं। इफेक्ट में आया ये बहुत बोल्ड लिखेंगे हम लोग, 26 जनवरी और 1950 को, ठीक है। और दो चीज़ें लास्ट जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि 24 जनवरी को, उससे पहले जो है 24 जनवरी को जो है जनगण मन जो है, जनगण मन जो है हमारा क्या बनाया गया, नेशनल एंथम बनाया गया 24 जनवरी को। और वंदे मातरम जो है, क्या है, वंदे मातरम, इसकी फर्स्ट टू वर्सेस जो पहली दो स्टैंजा थे इसके, वो क्या किया गया, अडॉप्ट नेशनल सॉन्ग के रूप में, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या बनाए गए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए गए। कब, 24 जनवरी 1950 को। ये 1950 है, ये 1950 है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान से रखेंगे। सोर्सेज में कुछ और सोर्सेज में मेंशन भी करवा दूंगा कमेंट में। एक पीडीएफ नहीं होगा तो मैं एक पूरा जो है ना इस वीडियो के लास्ट में, मेरे थैंक यू बोलने के बाद एक मैं पूरा जो है टाइमलाइन उसका जो है आपको बॉक्स में बना के दे दूंगा, आप उसको नोट कर लेंगे। इतना सारा कुछ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि इसमें आखिर है क्या, संविधान जो इतनी मेहनत से लिखा गया, इतने खर्चे के बाद लिखा गया, उसमें आखिर है क्या क्या।